चलिए आगे देखिए, कल कहाँ तक पढ़ा दिए थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता में मिलने वाले स्थान को बता रहे थे। तो पाकिस्तान में जो भी स्थान मिला था उसको बता दिए थे। आज भारत में जो स्थान मिला है उसके बारे में चर्चा होगा। ठीक, चलिए तो फिर देख लीजिए, पाकिस्तान में जो भी क्षेत्र मिला था उसको बता ही दिए थे। तो यहाँ पे हड़प्पा था, हड़प्पा बता दिए थे, चन्नूदड़ो बता दिए थे, मोहनजोदड़ो बता दिए थे, और सबसे लास्ट में सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे अंतिम बिंदु यानी सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है? सूत्का गेंडोर। इतना तो हो गया था। अब चलिए भारत में मिलने वाली वस्तुओं को, भारत में मिलने वाले स्थानों के विषय में चर्चा करते हैं। ठीक, चलिए देखिए, तो सबसे पहले यहाँ एक तरफ से देखते हैं। यहाँ पे आपका रोपड़, क्या है? रोपड़, रोपड़। चलिए तो इसके बारे में चर्चा यहाँ करते हैं। रोपड़, रोपड़, ठीक, ध्यान दीजिए, रोपड़ स्थान जो है इसका उत्खनन यज्ञदत्त शर्मा ने किया। रोपड़ स्थान का उत्खनन कौन किया? यज्ञदत्त शर्मा ने किया। ठीक, लिख देते हैं, यज्ञदत्त शर्मा ने। ठीक, कब किया? तो 1953 में किया, 1953 में किया। ठीक, यह किस नदी के किनारे है? तो रोपड़, ध्यान दीजिए, रोपड़ पंजाब में है। कहाँ है? पंजाब में। ठीक, पंजाब, सतलज, सतलज नदी किनारे है, सतलज, ध्यान दीजिए। तो रोपड़ कहाँ है? पंजाब में है। किस नदी के तट पर? सतलज नदी के तट पर है। ठीक, देखिए आगे, अब देखा जाए यहाँ से साक्ष्य क्या मिला है। तो साक्ष्य के रूप में यहाँ पर ध्यान दीजिए, तांबे का कुल्हाड़ी मिला है, तांबे का कुल्हाड़ी, रोपड़ से तांबे का कुल्हाड़ी मिला है। ठीक, और अंडाकार गड्ढा प्राप्त हुआ है। ठीक, जिसमें मानव को दफनाया जाता था। तो गड्ढा खोदकर मानव को दफना दिया जाता था। तो वो गड्ढा कैसा होता था? तो अंडाकार गड्ढा होता था। ठीक, अंडाकार गड्ढा, ठीक, कैसा होता था? अंडाकार गड्ढा होता था। ठीक, अंडाकार गड्ढा। ठीक, और देखिए, रोपड़ से ही मानव के साथ, रोपड़ से ही मानव के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक, ये कई बार प्रश्न में पूछा गया है, मानव के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो रोपड़ में प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थान से? रोपड़ से। रोपड़ में मानव के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य मिला है। ठीक, मानव के साथ, मानव के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य, दफनाने का साक्ष्य। ठीक, ध्यान दीजिए, रोपड़ से ही मानव के साथ कुत्ता दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए। ध्यान दीजिए, ऐसे ही एक साक्ष्य पाषाण काल में यानी प्राक ऐतिहासिक काल में, ध्यान दीजिए, प्राक ऐतिहासिक काल में बुर्ज होम से प्राप्त हुआ है। मानव के साथ वहां पर भी कुत्ता दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो अगर प्राक ऐतिहासिक काल में पूछा जाए मानव के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम से प्राप्त हुआ है। कहाँ से हुआ? जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम से प्राप्त हुआ है। ठीक, ऐसा ही साक्ष्य। ठीक, तो रोपड़ में ध्यान दीजिए, रोपड़ में इसका उत्खनन कौन किया? रोपड़ स्थान का उत्खनन कौन किया? तो रोपड़ स्थान का उत्खनन यज्ञदत्त शर्मा ने किया, 1953 में किया। तो रोपड़ भारत के किस राज्य में है? तो रोपड़ भारत के पंजाब राज्य में है, पंजाब में है। ठीक, और किस नदी के तट पर है? तो सतलज नदी के तट पर है। यहाँ साक्ष्य क्या प्राप्त हुआ? तो मुख्य रूप से तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुआ है, अंडाकार गड्ढा प्राप्त हुआ है जिसमें मानव को दफनाया जाता था, और मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। ठीक, इतना आप लोग इसमें ध्यान रखेंगे। ठीक, अब अगला देख लेते हैं स्थान, यहाँ बनावली, बनावली। ठीक, अगला स्थान रोपड़ के नीचे क्या है? बनावली। तो अगला स्थान बनावली देख लेते हैं। ठीक,
ध्यान दीजिए। बनावली, ध्यान दीजिए। देखिए बनावली, रोपड़ पर क्या आता है? बनावली। तो बनावली अब किस राज्य में? पहले देख लेते हैं इसका उत्खनन कौन किया। तो बनावली नामक स्थान का उत्खनन रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया। ठीक, रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया। बनावली नामक स्थान का उत्खनन कौन किया? रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया। 1973 में किए थे, 1973 में। ठीक, हालांकि 74 भी लिख दिया जाता है, 73 74 में। ठीक, 1973 और 74 में। जरा इसको देखिए, बनावली। बनावली शब्द कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि जैसे बनावली तात्पर्य बनावली में बहुत मतलब विशेष ढंग से, व्यवस्थित ढंग से बनाया गया होगा। ठीक, जो भी घर वो बनाया गया होगा, घर या सड़क नाली व्यवस्थित ढंग से होगा। लेकिन ध्यान दीजिए, बनावली में सबसे गड़बड़ बना था। बनावली में सबसे गड़बड़ बना था। ठीक, वहां पे व्यवस्थित ढंग से न बन के सबसे उल्टा ही बना था सब। ठीक, चलिए देखते हैं क्या कैसा बना था। ठीक, तो देखिए बनावली नामक स्थान का उत्खनन रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया। कब किया? 1973 से 74 के बीच में किया। ठीक, 1973 में किया। ठीक, और देखिए यह कहाँ है? तो यह हरियाणा में है। कहाँ है? हरियाणा में। ठीक, बनावली स्थान कहाँ है? यहाँ हरियाणा में है। ठीक, और देखिए यह किस नदी के तट पर है? तो रंगोई नदी, रंगोई। ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा सा समझने का एक ट्रिक समझिए। देखिए रंगोई, बनावली। तो रंगोई यानी रंगोली, क्या? रंगोली, बनावली। तो रंगोली को बनाओ, रंगोली को बनाओ। तो बनावली अगर पूछा जाए किस नदी तट पर है, तो रंगोई नदी। ठीक, रंगोई। फिलहाल यहाँ रंगोई है, लेकिन रंगोली से थोड़ा सा मतलब समझ लीजिएगा। अगर बनावली को पूछा जाए तो बनावली यानी क्या? बनावली क्या बनाए? रंगोली बनाए। क्या बनाए? रंगोली। तो बनावली किस नदी के तट पर है? रंगोई नदी। ठीक, रंगोई नदी। बनावली किस नदी के तट पर है? रंगोई नदी के तट पर। ठीक, और देखिए आगे। अब यहाँ देखते हैं क्या कैसा साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जल निकासी के लिए कोई व्यवस्था विशेष नहीं था, कोई भी विशेष व्यवस्था नहीं था। तो इसलिए क्या हुआ, जैसे जल को निकासी के लिए, जल निकासी के लिए व्यवस्था नहीं था, तो क्या हुआ कि यहाँ पर सोख्ता का साक्ष्य मिला है, सोख्ता बनाया गया था। ठीक, जल लिख देते हैं, जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी। ठीक, व्यवस्था नहीं था, व्यवस्था नहीं था, इसलिए क्या हुआ? सोख्ता बनाया गया। ठीक, नहीं था इसलिए सोख्ता बनाया गया। ठीक, देखिए वहां पर क्या हुआ कि जल निकासी की बेहतरीन व्यवस्था नहीं था, इसलिए सोख्ता वहां बना दिया गया था। ठीक, क्योंकि देखिए बनावली, बनावली से लग रहा है बढ़िया बना होगा, लेकिन देख रहे हैं कैसा बना है, यानी वहां पे बहुत विशेष तरीके से नहीं बना हुआ था। ठीक, तो जल निकासी की व्यवस्था नहीं था, इसलिए क्या बना दिया गया? सोख्ता बना दिया गया है। ठीक, और देखिए सड़क, वहां की सड़क कैसा था? तो सड़क कैसा था? टेढ़ी मेढ़ी था, टेढ़ी मेढ़ी। ठीक, मतलब सड़क भी बहुत बेहतरीन तरीके से नहीं बनाया गया था, सड़क भी टेढ़ी मेढ़ी उबड़ खाबड़ था। ठीक, सड़क भी कैसा था? टेढ़ी मेढ़ी था। ठीक, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ से उच्च किस्म का जौ प्राप्त हुआ है, यहाँ से उच्च यानी अच्छी किस्म का कह सकते हो, अच्छी किस्म की जौ प्राप्त हुआ है। ठीक, जौ प्राप्त हुआ। ठीक, कहाँ से? तो बनावली से, बनावली से अच्छी किस्म का जौ प्राप्त हुआ, बढ़िया विशेष किस्म का प्राप्त हुआ है। ठीक, तो ध्यान दीजिए ये आप लोग मतलब कि जितना शार्ट में बना सके, जितना छोटा नोट बनाओगे उतना ही आनंद आएगा पढ़ने में, क्योंकि अगर लेंदी बना दोगे, बड़ा बनाओगे नोट, तो देखकर उबन सा लगने लगेगा। ठीक, इसलिए पॉइंट बाय पॉइंट छोटा छोटा कर लीजिए, छोटा छोटा बना लीजिए।
तो समझने में भी आसान रहेगा और पढ़ने में भी आनंद आएगा, तो छोटा रहेगा, आसानी से पढ़ लिया जाएगा। ठीक, तो बेहतरीन यही है कि आप छोटा नोट बनाइए, ठीक, शॉर्ट नोट्स बनाइए। ठीक, चलिए आगे देखिए। तो अच्छे किस्म का जो कहाँ से प्राप्त हुआ है, बनावली से प्राप्त हुआ है। और ध्यान दीजिए, बनावली में ही जो दुर्ग क्षेत्र था, दुर्ग क्षेत्र और निचला क्षेत्र, दुर्ग क्षेत्र और निचला क्षेत्र, निचला क्षेत्र दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए थे। ठीक, दोनों अलग प्राचीर से, ठीक, अलग अलग प्राचीर से, ठीक, प्राचीर से घिरे हुए थे। ठीक, घिरे हुए थे। ध्यान दीजिए, ये क्या है, जो दुर्ग क्षेत्र था और निचला क्षेत्र था, दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए थे। इसका मतलब देखिए क्या होता है, सभी सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी स्थान पाए, सभी स्थान किसी न किसी नदी के तट पर है, और वो नदी जाके सिंधु घाटी सभ्यता यानी सिंधु नदी में मिल जाती थी। जो भी नदी था वो किस में मिल जाता था, सिंधु नदी में मिल जाता था। ठीक, जैसे देखिए ये कोई नदी हुआ, ठीक, ये कोई नदी हो गया। ठीक, अब क्या हुआ, जो नदी के एकदम तटवर्ती क्षेत्र था, जो नदी के तटवर्ती क्षेत्र था यानी एकदम करीबी क्षेत्र, मान चलिए जैसे करीबी क्षेत्र हो गया, ठीक, ये वाला, तो ये क्या हुआ, जो करीबी एकदम पास में था वो निचला क्षेत्र कहलाए। क्या कहलाए, निचला क्षेत्र कहलाए। क्या कहलाए, निचला क्षेत्र। ठीक, यानी देखिए जब भी आप अगर नदी की तरफ अगर दूर से आ रहे हो, नदी की तरफ जाओगे ना, तो ऐसा लगेगा जैसे कि हम मतलब नीचे की तरफ उतर रहे हैं, यानी ढलान होता है। ठीक, तो जो नदी के एकदम समीप क्षेत्र था वो कैसा था, निचला क्षेत्र था। ठीक, और जो नदी से थोड़ा ऊंचाई पे था, ठीक, नदी से थोड़ा दूर था, ऊंचाई पे था, वह कैसा क्षेत्र था, वह दुर्ग क्षेत्र था। ठीक, जैसे ये दुर्ग क्षेत्र था। ठीक, जो नदी से थोड़ा दूर पर था यानी ऊंचाई पे था वो दुर्ग क्षेत्र कहला, और जो नदी के एकदम समीप था यानी नजदीक था वो निचला क्षेत्र कहलाया। ठीक, ध्यान दीजिए, निचले क्षेत्र में ज्यादातर गरीब लोग ही रहते थे, निचले क्षेत्र में ज्यादातर गरीब लोग रहते थे, और जो दुर्ग क्षेत्र था यानी ऊंचाई पे जो टीला पे बना था क्षेत्र, ठीक, वहां पर अमीर लोग यानी व्यापारी अमीर लोग रहते थे। ठीक, तो ध्यान दीजिए ये जो दोनों क्षेत्र है यानी दुर्ग क्षेत्र ये और निचला क्षेत्र, ठीक, दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए थे, यानी दोनों का किला बंदी किया गया था, वो भी अलग अलग किला बंदी किया गया था। ठीक, अलग अलग था, यानी इसका अलग किला बंदी किया गया था और निचले क्षेत्र का अलग किला बंदी किया गया था। ठीक, तो बनावली में ज्यादा नहीं, बस इतना ही आपको समझना है। बनावली का उत्खनन कौन किया, रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया। कब किया, 1973 से 74 में किया। यह कहाँ है, तो यह हरियाणा में है, रंगोई नदी के तट पर है। यहाँ पर पानी निकालने के लिए यानी जल निकासी के लिए कोई व्यवस्था नहीं था, विशेष नहीं था व्यवस्था, तो सोखता बनाया गया था और सड़क टेढ़ी मेढ़ी था, उबड़ खाबड़ था। लेकिन यहाँ पर उच्च किस्म का यानी अच्छे किस्म का जौ प्राप्त हुआ है, और यहाँ के जो क्षेत्र थे दुर्ग क्षेत्र और निचला क्षेत्र दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए थे। ठीक, चलिए इतना आप लोग समझ गए। अब चलिए अगला स्थान पर चर्चा करते हैं। अगला यहाँ आपका स्थान है राजस्थान में कालीबंगा, कालीबंगा। ठीक, अगला स्थान क्या है, कालीबंगा। ठीक, चलिए देखिए अब अगला स्थान क्या है, कालीबंगा, कालीबंगा। ठीक, कालीबंगा। और कालीबंगा देखिए, कालीबंगा का तात्पर्य होता है काले रंग की चूड़ी। कालीबंगा का तात्पर्य क्या होता है, काले रंग की चूड़ी होता है। ठीक, चलिए यहाँ लिख देते हैं काली चूड़ी। ठीक, कालीबंगा का तात्पर्य क्या होता है, काली चूड़ी होता है। ठीक, चलिए अब देख लेते हैं कालीबंगा को। ठीक, चलिए ध्यान दीजिए, कालीबंगा का उत्खनन कौन किया, तो कालीबंगा का उत्खनन
एके थापड़ एवं बीबी लाल ने किया। एके थापड़ एवं बीबी लाल, ठीक, चलिए लिख देते हैं। सॉरी, बीके, एके नहीं, बीके, बीके थापड़ एवं बीबी लाल, बीबी लाल, ठीक। कालीबंगा का उत्खनन कौन किया? एके थापड़ एवं बीबी लाल ने किया। कब किया? 1953 ईस्वी में। कब किया? 1953 ईस्वी में, ठीक किया, ठीक। अब देख लेते हैं कालीबंगा किस एरिया में यानी किस क्षेत्र में है। तो कालीबंगा राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान, ठीक। और देखिए, तो कालीबंगा किस नदी के तट पर है? तो नदी है सरस्वती नदी, सरस्वती नदी, ठीक, सरस्वती। इसी को ही घग्घर नदी बोलते हैं, इसी को घग्घर, ठीक, नदी। इसी सरस्वती नदी को ही घग्घर नदी कहा जाता है, ठीक। तो ये किस एरिया में? राजस्थान में है। किस नदी के तट पर है? सरस्वती या घग्घर नदी के तट पर है, ठीक। अब देख लेते हैं यहाँ से साक्ष्य क्या क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक। चलिए देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, कालीबंगा से काले रंग की चूड़ी मिला है। क्या मिला है? काली चूड़ी, काले रंग की चूड़ी मिला है। और खेत जोतने का साक्ष्य, खेत जोतने का साक्ष्य, ध्यान दीजिए, खेत जोतने का साक्ष्य। और वह एक ही खेत से, ठीक, एक ही खेत से दो फसल उगाने का साक्ष्य, उगाने का साक्ष्य, ठीक। ध्यान दीजिए, काले रंग की चूड़ी मिला है, खेत जोतने का साक्ष्य मिला है, और एक ही खेत से दो फसल उगाने का साक्ष्य मिला है, ठीक। अभी देखिए, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, जब गेहूं बोते हैं तो गेहूं में ही सरसों बो देते हैं, गेहूं में ही सरसों बो दिया जाता है। तो ध्यान दीजिए, एक ही खेत में दो फसल हो गया कि नहीं हो गया? सरसों या ये तिलहनी, जो तिलहनी होता है, जैसे कि तीसी बोलते हैं, तिल्ली बोलते हैं, तो ये सब भी गेहूं के साथ बो दिया जाता है। तो एक खेत से दो फसल उगाने का साक्ष्य भी प्राप्त हुए। कहाँ से? कालीबंगा से प्राप्त हुए, ठीक। आगे देखिए, हवन कुंड, हवन कुंड एवं हल का साक्ष्य, हल का साक्ष्य, ठीक। कालीबंगा से ही हवन कुंड एवं हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ठीक। ध्यान दीजिए, और यहाँ पर ये जो कालीबंगा है दो भागों में बटा था। कितने भागों में बटा था? दो भागों में बटा था। कालीबंगा दो भाग में, ठीक, दो भाग में बटा था, ठीक। कालीबंगा कितने भागों में बटा था? दो भागों में बटा था। पहला भाग जो पश्चिमी भाग था, कौन सा भाग? पश्चिमी भाग था, वो दुर्ग क्षेत्र था। पश्चिमी भाग कैसा था? वो दुर्ग क्षेत्र था, ठीक, दुर्ग क्षेत्र। पश्चिमी भाग कैसा था? दुर्ग क्षेत्र था। और जो पूर्वी भाग था, पूर्वी भाग, वो कैसा था? वो निचला नगर था, ठीक, निचला नगर, ठीक। ध्यान दीजिए, अभी बता दिए दुर्ग क्षेत्र क्या होता है, निचला नगर क्या होता है, ये तो बता ही दिए हैं। तो जो नदी के एकदम तटीवर्ती क्षेत्र था, करीबी क्षेत्र था, निचला नगर होता है। और जो थोड़ा दूर होता है यानी ऊंचाई होता है, वह दुर्ग क्षेत्र होता था, ठीक। तो ध्यान दीजिए, तो कालीबंगा में दो भाग बटा था, यानी कालीबंगा दो भागों में बटा था, निचला नगर और दुर्ग क्षेत्र। जो पश्चिम में क्या था? दुर्ग क्षेत्र, और पूर्व में निचला नगर। ये दोनों ही अलग अलग किले बंद किए गए थे, यानी दोनों ही अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए थे। प्राचीर यानी सुरक्षा से घिरे हुए थे, या किला बंदी किया गया था अलग अलग, ठीक।
तो ये कालीबंगा आपको इतना ही समझना है। कालीबंगा का तात्पर्य क्या होता है, काले रंग की चूड़ी। और वहां पे मोहनजोदड़ो, ध्यान दीजिए, मोहनजोदड़ो भी बता दिए। तो मोहनजोदड़ो का तात्पर्य होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का तात्पर्य क्या होता है, मृतकों का टीला होता है, ठीक। और कालीबंगा का काले रंग की चूड़ी होता है, ठीक। इसका उत्खनन बीके थापड़ एवं बीबी लाल ने किया। कब किया, 1953 में किया। इसका एरिया क्या है, यानी किस क्षेत्र में है, तो राजस्थान में सरस्वती नदी के तट पर है, ठीक। ध्यान दीजिए, अगर इसको एक ट्रिक में बोला जाए तो जैसे कि ट्रिक में कुछ ट्रिक में ऐसे ट्रिक होते हैं ना जो जल्दी से याद हो जाते हैं, जो थोड़ा उठ पटांग ट्रिक होता है जल्दी से याद हो जाता है, ठीक। अगर ट्रिक में अगर जैसे कि याद करना चाहे तो इसको याद कर सकते हो ट्रिक में। ध्यान दीजिए, काली बीबी चूड़ी मांगे एके थापड़ मारिए। काली बीबी चूड़ी मांगे एके थापड़ मारिए और कहिए जाके खेत जोत, जाके खेत जोत। तो ध्यान दीजिए, एके थापड़ यानी यहाँ तो बीके है तो फिलहाल एके लगा लीजिए ट्रिक में, बस ऐसा है, ठीक। बीके है तो एके लगा लीजिए ऐसे ही ना ट्रिक के लिए, ठीक। तो काली बीबी यानी ध्यान दीजिए, काली काली कालीबंगा यानी काली रंग की चूड़ी मिला है, ठीक। काली बीबी चूड़ी मांगे तो चूड़ी का साक्ष मिले गया है, तो एके थापड़ एके थापड़ मारिए, बीबी लाल हो जाए, ठीक। बीबी कैसा हो जाए, लाल हो जाए। तो ये देखो, एके थापड़ बीबी लाल, फिलहाल एके नहीं बीके है, इतना समझ जाइएगा। बीके थापड़ और बीबी लाल, तो बीबी लाल हो जाए, बीबी लाल यानी दोनों ने उत्खनन किया मिलके, बीबी लाल हो जाए। और कहिए जाके खेत जोत, तो खेत जोतने का साक्ष भी मिल गया है, ठीक। तो ये उटपटांग ट्रिक होते हैं, जल्दी से याद भी हो जाते हैं। चलिए, तो इतना आप लोग को समझ है। चलिए अब अगला स्थान देखते हैं, धौलावीरा। कौन सा स्थान, धौलावीरा, ठीक। धौलावीरा यहाँ आपका गुजरात में है, कहाँ है, गुजरात में है, ठीक। धौलावीरा अगला स्थान क्या है, धौलावीरा, ठीक। चलिए अगला स्थान धौलावीरा को देखते हैं, ठीक। चलिए इसको क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं धौलावीरा। चलिए आगे देखिए, अगला स्थान क्या है, धौलावीरा, धौलावीरा, ठीक। ध्यान दीजिए, धौलावीरा देखा जाए, धौलावीरा ध्यान दो, धौलावीरा कहाँ है, तो धौलावीरा पहले देख लेते हैं इसका उत्खनन कौन किया। धौलावीरा का उत्खनन रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया है, रविंद्र सिंह बिष्ट ने, ठीक। रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया, ठीक। तो कब किया, ये 1990 में किए। कब, 1990 से 91 डेट दिया रहता है, ठीक। रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया 1990 से 91 के बीच में किया, ठीक। धौलावीरा कहाँ है, किस एरिया में है, तो धौलावीरा गुजरात में है, गुजरात में, ठीक। धौलावीरा कहाँ है, गुजरात में है, ठीक। गुजरात के कच्छ के रण के खडीर में स्थित है। कहाँ है, कच्छ के रण के खडीर में, खडीर में है, ठीक। धौलावीरा खडीर में स्थित है, ठीक, गुजरात में, ठीक। ध्यान दीजिए, धौलावीरा जो है, ये धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा है। कौन है, धौलावीरा है। चलिए यहाँ लिख देते हैं, इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, सबसे बड़ा स्थल है, कौन है, धौलावीरा है, ठीक। ध्यान दीजिए, इसकी प्रमुख विशेषता यह थी कि यह एक बंदरगाह था। धौलावीरा का प्रमुख विशेषता था कि यह एक बंदरगाह था। क्या था, बंदरगाह, बंदरगाह। ध्यान दीजिए, बंदरगाह होने के तौर पर, ठीक, यानी होने के कारण, बंदरगाह होने के कारण यहाँ से व्यापार होता था, वो भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता था। कैसा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता था, ठीक। वो भी कैसे होता था, किस रास्ते से, तो समुद्र मार्ग से होता था, ठीक, समुद्र मार्ग। ध्यान दीजिए,
धौलावीरा का विशेषता, प्रमुख विशेषता यही थी कि वह बंदरगाह था। अब बंदरगाह था तो इसलिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता था, अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता था, वो भी समुद्र मार्ग से होता था। ठीक, किस मार्ग से होता था? समुद्र मार्ग से। ठीक, आगे देखिए, धौलावीरा अब एक ऐतिहासिक स्थल बन गया। कैसा स्थल? ऐतिहासिक स्थल बन गया। ठीक, क्यों? देखिए क्या हुआ 2021 में। कब? 2021 में यूनेस्को ने, कौन? यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटाइज घोषित कर दिया। ठीक, वर्ल्ड हेरिटाइज घोषित कर दिया। ठीक, यानी अब यह धौलावीरा 2021 में भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल बन गया है। ठीक, भारत का कौन सा स्थल? भारत का 40वां, ठीक, 40वां विश्व धरोहर स्थल। ठीक, विश्व का धरोहर स्थल बन गया। कब बना था? तो 2021 में, हाल में ही बना। ठीक, 2021 में बना। अब आप लोग कहेंगे 2021 में तो कोरोना था, है ना? 2021 में कोरोना था? नहीं था, कोरोना पीरियड चल रहा था। तो ध्यान दीजिए, यह समझौता जो हुआ स्थल को लेकर, तो यह ऑनलाइन समझौता हुआ था। ठीक, कैसा समझौता हुआ था? ऑनलाइन, यानी वीडियो कॉलिंग हुआ। तो इसमें धौलावीरा को 2021 में भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थान घोषित कर दिया गया। ठीक, कब किया गया? 2021 में। फिलहाल 2021 में तो कोरोना का पीरियड चल रहा था, इसलिए ऑनलाइन गतिविधियों द्वारा इसको घोषित किया गया। ठीक, तो धौलावीरा समझ है आपको? धौलावीरा आया ना? चलिए अब अगला स्थान चलते हैं। अभी देखिए गुजरात में सुरकोटदा, रंगपुर, लोथल, ये सब गुजरात में है। ठीक, तो अब इसको आप समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। इसके बाद गुजरात में और जो स्थान है उसको समझाते हैं। ठीक, चलिए पहले इसको क्लीन कर दिए, देख लेते हैं अगला। गुजरात यानी सुरकोटदा, सुरकोटदा। ठीक, ये आपका है रंगपुर, ये आपका है लोथल, इन तीनों स्थान को एक बारी बारी से देख लेते हैं। सुरकोटदा, रंगपुर और लोथल तीनों कहाँ है? गुजरात में ही। ठीक, चलिए तो सुरकोटदा देख लेते हैं। सुरकोटदा, ठीक, कोटदा, ध्यान दीजिए सुरकोटदा कहाँ है? तो गुजरात में। इसको लिख देते हैं, किस एरिया में है? गुजरात। ठीक, गुजरात में। ध्यान दीजिए, सुरकोटदा से ही घोड़े के अस्थि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ? घोड़े के अस्थि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो चलिए लिख देते हैं, घोड़े का अस्थि। ठीक, घोड़े का हड्डी लिख देते हैं, हड्डी यानी अस्थि हुआ, हड्डी। ठीक, अस्थि, अस्थि निकल गया। ध्यान दीजिए, घोड़े का अस्थि, अस्थि कहाँ से प्राप्त हुआ है? सुरकोटदा से प्राप्त हुआ है। ठीक, अस्थि का साक्ष्य, ध्यान दीजिए, तो सुरकोटदा से घोड़े के हड्डी का साक्ष्य प्राप्त हुआ, यानी अस्थि यानी हड्डी का प्राप्त हुआ है। ठीक, कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड्डी कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सुरकोटदा से प्राप्त हुआ है। ठीक, और देखिए यहीं से कलश समाधान, कलश समाधान, ध्यान दीजिए, सुरकोटदा से ही कलश समाधान का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। कलश समाधान का साक्ष्य क्या होता है? देखिए पहले क्या होता है, लोग मिट्टी का पात्र बनाते थे, यानी मिट्टी का घड़ा भी बनाते थे। ठीक, घड़ा यानी मेटका जिसे बोलते हैं, तो थोड़ा बड़ा मेटका होता था। जब कोई व्यक्ति का डेथ हो जाता है यानी मृत्यु हो जाता था, तो उस मृत व्यक्ति को क्या किया जाता था? उसी बड़े से घड़े में क्या करते थे? उसी में रख देते थे। घड़े में रखने के बाद उसको खन के मतलब कि दफना देते थे। ठीक, गड्ढा खोद कर दफना दिया जाता था। तो कलश समाधान का साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ है? सुरकोटदा से हुआ। ठीक, कलश समाधान का तात्पर्य यही होता है कि मृत व्यक्ति को घड़े में रख कर दफना देना। ठीक,
तो कलश समाधान का साच कहाँ से प्राप्त हुआ है? सुरकोटदा से। बहुत विशेष नहीं, बस छोटा छोटा ही है, थोड़ा थोड़ा देख लीजिए, बस समझ लीजिए, बस ज्यादा नहीं है, ठीक। तो सुरकोटदा कहाँ है? गुजरात में है, ठीक। यहाँ से घोड़े की हड्डी का साच प्राप्त हुआ है और कलश समाधान का साच प्राप्त हुआ है। अब चलिए अगला रंगपुर देख लेते हैं। रंगपुर ये भी कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में, ठीक। और यहाँ से धान की भूसी मिला, धान की भूसी का साच, ठीक, का साच। बस ये छोटा छोटा पॉइंट है, बहुत बड़ा नहीं, बस इतना ही समझ लीजिए। रंगपुर से धान की भूसी का साच प्राप्त हुआ, ठीक, बस इतना ही, ज्यादा नहीं। चलिए लोथल देख लेते हैं। लोथल, ठीक, ध्यान दीजिए। लोथल कहाँ है? ये भी गुजरात में ही है। कहाँ है? गुजरात में, गुजरात में, ठीक, ध्यान दीजिए। लोथल एक बंदरगाह था। क्या था? बंदरगाह था, ठीक, बंदरगाह था। लोथल एक गोदीवाड़ा बंदरगाह था, ठीक। और ध्यान दीजिए, यहां से क्या हुआ? फारस यानी ईरान का मुहर प्राप्त हुआ, ठीक। कहाँ का? फारस। अब इसे क्या कहा जाता है? ईरान, ठीक। अब इसे वर्तमान समय में ईरान बोला जाता है। ईरान का मुहर, मुहर, ठीक, मुहर, ध्यान दीजिए, प्राप्त हुआ। ध्यान दीजिए, जब लोथल से फारस यानी ईरान का मुहर प्राप्त हुआ तो यह व्यापार का संकेत को दर्शाता है, ठीक, यानी व्यापार के माध्यम को दर्शाता है, ठीक। क्योंकि भाई अब देखिए, ईरान का जो मुहर अब लोथल में पाया गया तो जाहिर सी बात है कि व्यापार ईरान और लोथल में होता होगा, ठीक, जरूर होता होगा, इसलिए वहां का मुहर यहाँ प्राप्त हुआ है, ठीक। तो यह व्यापार के मार्ग को प्रशस्त करता है, या व्यापार के मार्ग को क्या होता है? सांकेतिक करता है, या इसको दर्शाता है कि वहां से व्यापार होता था, ठीक। तो फारस का मुहर मिल गया था, इसलिए व्यापार को संकेत मिलता है, ठीक। और देखिए, लोथल से ही, ध्यान दीजिए, लोथल में ही दरवाजा जो था मुख्य सड़क पर खुलता था, ठीक, दरवाजा, दरवाजा मुख्य सड़क की ओर, सड़क की ओर। ध्यान दीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता में आप अन्य स्थानों पे देखेंगे तो क्या होता था? जैसे ये सड़क हो गया, ध्यान दीजिए, ये सड़क हो गया, और ये जो घर होते थे, घर, तो क्या होता था? अन्य स्थान पे क्या होता था? ऐसे गली होता था, घर मुख्य सड़क के पीछे गली होता है, तो गली में खुलता था दरवाजा। कहाँ खुलता था? गली की तरफ, यानी मुख्य सड़क के पीछे की तरफ खुलता था। लेकिन क्या हुआ? लोथल ही एक ऐसा स्थान है जहां पर मुख्य सड़क की ओर दरवाजा खुला, ठीक। ये सड़क हो गया, मुख्य के सड़क की ओर ही दरवाजा खुला था, ठीक, मुख्य सड़क की ओर। तो इससे पता चलता है या संकेत मिलता है कि यह एक व्यापारिक स्थल था। कैसा स्थल था? व्यापारिक स्थल था, ठीक। तो सिंधु घाट लोथल स्थान से ही क्या हुआ? दरवाजा मुख्य सड़क के तरफ खुलता था, ठीक। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। लोथल से ही युगल समाधान का साक्ष्य मिला है। क्या मिला है? युगल समाधान का साक्ष्य। युगल समाधान का साक्ष्य का तात्पर्य है, युगल मतलब क्या होता है? जोड़ा। युगल मतलब क्या होता है? जोड़ा। स मतलब क्या होता है? लाश। स मतलब क्या होता है? लाश या मृत बॉडी, ठीक, डेथ बॉडी, ठीक, मृत व्यक्ति। तो क्या होता है? युगल लोथल से युगल समाधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ, यानी दो दो लोगों मृत बॉडी प्राप्त हुआ, ठीक। तो यह मतलब एक संकेत मिलता है कि उस समय भी सती प्रथा का प्रचलन रहा होगा, क्योंकि ध्यान दीजिए, सती प्रथा क्या होता है? सती प्रथा में दो लोगों को साथ में ही जला दिया जाता था या दफना दिया जाता था, ठीक। हालांकि जलाया ज्यादा जाता था, ठीक। क्या होता था? जब किसी महिला का पति मर जाता था, यानी उसका मृत्यु हो जाता था, तो उस महिला को भी जिंदा ही उस व्यक्ति के साथ जला दिया जाता था, या
पहले क्या होता था कि छोटा छोटा बच्चा है तभी उसका शादी कर दिया जाता था, छोटी छोटी लड़कियां रहती हैं, बच्चे रहते हैं, तभी उनका शादी हो जाता था। और किसी कारणवश जैसे उस लड़की का पति मर गया, ठीक, डेथ हो गया, मृत्यु हो गया किसी कारणवश, तो चीता में क्या होता था, उस लड़की को भी जला दिया जाता था जिंदा। तो ध्यान दीजिए, एक तो मृत बॉडी हुआ, एक तो उस लड़की को जलाया गया, साथ में दो लोग हो गए, ठीक। तो जब दो लोगों को जलाया गया तो इससे मतलब कि युगल समाधान का साज का तात्पर्य मतलब मिलता है। तो इससे थोड़ा सा मतलब पता चलता है, संकेत मिलता है कि उस समय भी सती प्रथा का प्रचलन रहा होगा, ठीक। तो युगल समाधान का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, लोथल से प्राप्त हुआ है। तो यह युगल समाधान का साक्ष्य किसका प्रतीक है, यानी किसको संकेत करता है, किसकी तरफ, सती प्रथा की तरफ, ठीक। लिख देते हैं, सती प्रथा का संकेत, ठीक, संकेत किसकी तरफ संकेत करता है, सती प्रथा की तरफ संकेत करता है, ठीक। ध्यान दीजिए, अगर जब भी पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा शहर कौन था, तो सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो था, ठीक। कौन था, मोहनजोदड़ो था, ठीक। और ध्यान दीजिए, जैसे पूछ लिया जाए सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल कौन था, तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा था। कौन था, धौलावीरा था। धौलावीरा ध्यान दीजिए, पाकिस्तान और गुजरात, सॉरी, पाकिस्तान और गुजरात दोनों में ही है, ठीक। पाकिस्तान और गुजरात दोनों क्षेत्र में ही है, ठीक। और अगर भारत में पूछा जाए, अगर भारत में पूछा जाए कि भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है भारत में। कौन है, राखीगढ़ी है, ठीक। चलिए, तो अब इतना आप लोग को समझ है, ठीक। जहां तक जो भी मुख्य मुख्य स्थान था उसके बारे में चर्चा कर दिए हैं, आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए और जाके देखिए, ध्यान दीजिए। रिवीजन करने का तरीका क्या है, आप जाके किसी अन्य बच्चों को समझा दीजिए जो आपसे थोड़ा सा कमजोर है या ये इन सब के बारे में नहीं जानता है, तो जाके आप उसको समझा दीजिए। समझाओगे तो आपको बेहतरीन तरीके से मालूम हो जाएगा, ठीक। और उसको भी मालूम हो जाएगा, आपको भी मालूम हो जाएगा। लेकिन हाँ, ध्यान रहे कि आप ये सब जो बच्चा जानता है उसको मत समझाइए, ठीक। बहुत चालाक होता है, उसको समझाओगे तो आपको ही बकलोल समझेगा। तो फिलहाल जो थोड़ा सा मतलब वीक लगे उसको आप समझा दीजिए, आपको भी आ जाएगा, उसको भी आ जाएगा, ठीक। इतना हो गया, आपको समझ आया इतना, चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे क्लास कल करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के विशेषताएं, प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है, अब उसको आगे चर्चा करेंगे, ठीक। इतना समझ आएगा ना, चलिए बहुत बढ़िया।